नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इसमें बात कर रहे हैं वर्ग 10 यानी वर्ग 10 का सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है वर्ग 10 का। तो ये चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सफलता ग्रुप में आज देख लीजिए वर्ग 10 यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वर्ग 10 के लिए इतिहास से यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। 1848 ईस्वी में एक फ्रांस में क्रांति हुआ था, इसका क्या कारण थे? तो जानते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए, आंसर में लिख सकते हैं आप। अगर आपके एनसीईआरटी बुक है तो आप अपने एनसीईआरटी बुक को देख लीजिए, उसमें ये प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा। तो आंसर जानते हैं कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कि मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, मध्य वर्ग जो था उनका शासन पर प्रभाव पड़ा। राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। नंबर 3 कहता है कि समाजवाद का प्रसार। और नंबर 4 में लुई फिलिप की नीति की असफलता। जो लुई फिलिप जो राजा थे उनका जो नीति था उनका असफलता। और आगे कहता है कि इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। इस क्रांति का मुख्य कारण कि वहाँ के जो राजा जो थे लुई फिलिप की नीति और जनता में उस राजा के प्रति असंतोष के भावना था। वह आगे देख लीजिए, कहता है कि वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। ये सभी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ये अपने एनसीईआरटी बुक से जो है कि रिवीजिंग करिए या वीडियो के रोक के आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैजनी कौन था? मैजनी कौन था? यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आंसर देखिए कि मैजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। और जब इटली से पलायन कर गए तो 1845 में मेटरनिक की पराजय के बाद मैजनी पुनः इटली आकर इटली की एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि गौरीवाल्डी के कार्य की चर्चा करें। गौरीवाल्डी के कार्य की चर्चा करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से वर्ग 10 के लिए। तो हम जानते हैं, यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि गौरीवाल्डी चियोसुप गौरीवाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। यह पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थन था, परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गौरीवाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के प्रांतों का एकीकरण कर दिया। उसने दक्षिण प्रांतों को एकीकरण कर दिया और वहाँ पर देख लीजिए कि वह जो है कि वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गौरीवाल्डी ने सिसिली और नेपलस पर आक्रमण किया। इन प्रांतों की अधिकांश जनता जो थे वो उस समय जो थे कि बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गौरीवाल्डी का
समर्थक बन गई थी। गौरीवाल्डी ने यहाँ विक्टर एनुमल को प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता संभाली और गौरीवाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुल ने भी समर्थन किया था और 1862 में गौरीवाल्डी जो थे 1862 में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। काबुल ने गौरीवाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम के रक्षा के लिए पिंडमाउंट की सेना भेज दी। अभियान के बीच में ही गौरीवाल्डी की काबुल से भेंट हो गया तथा रोम अभियान वहीं ख़त्म हो गया। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को गौरीवाल्डी ने विक्टर एनुमल को सौंप दिया। गौरीवाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर उन्होंने अपने सारे संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित कर दिया और साधारण किसान का जीवन जीने लगा, जिसे त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया। उसके उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। गौरीवाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्वयं लाला लाजपत राय ने गौरीवाल्डी की जीवनी लिखी है। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न कहता है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आंसर जानते हैं। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांत पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी के बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्र ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? तो ऑप्शन आंसर देख लीजिए। मैजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनेरी की सदस्यता ग्रहण की थी। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मैजनी का प्रादुर्भाव हुआ। उसने अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य के प्रचार के लिए मैजनी ने 1831 में माइसो में यंग इटली की स्थापना किया। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मैजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहाँ से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली की स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करता रहा। मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप वीडियो के रोक के सारा प्रश्न लिख सकते हैं। आंसर जानते हैं। घोटो शब्द का व्यवहार तब मूल मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदी की बस्ती के लिए किया गया, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। तो जानते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेटरनिक युग क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेटरनिक युग जानते हैं आंसर। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा
के दैविक अधिकारों में विश्वास रखता था। मेटरनिख जो था राजा के दैविक अधिकारों में विश्वास रखता था। चलिए 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब है। आंसर जानते हैं। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम, एकता को स्थापित करता है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी? जर्मनी के एकीकरण के बाधा क्या थी? तो यहाँ पर देख लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधा थी। नंबर 1, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। नंबर 2, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता। इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता था। नंबर 3 में देख लीजिए राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, ये सभी जो है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधा थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो जानते हैं कि नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। नेपोलियन ने अनजाने में यानी अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांत का एकीकरण कर दिया। दोनों राज्य को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों ही देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न कहता है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाकछंद के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, तो इसी चीज़ को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ पर वाकछंद के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, युद्ध न होता है और लगता है कि किसी भी समय युद्ध हो जाएगा, तो इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है फ्रांस की जुलाई 1830 के क्रांति की फ्रांस के शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चार्ल्स के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। बुर्बो वंश के स्थान पर आलिया वंश का सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकार के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः उसने इन्हें तरजीह दिया। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है 1830 ईस्वी के क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। तो 1830 के क्रांति का निम्नलिखित प्रभाव था। 1830 ईस्वी के क्रांति का प्रभाव यह रहा कि उसने देश में कट्टर राज्य सत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित कर दिया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निरर्थक सिद्ध कर दिया। वियना कांग्रेस के जो उद्देश्य था उसे निरर्थक सिद्ध कर दिया। अगला, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता का प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हुआ।
अगला नंबर प्रश्न जानते हैं हम। 14 नंबर प्रश्न अब देख रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्का के लिए असंभव था। कैसे? विलियम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है तथा उसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी का सैनिक की दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने फ्रांस की सैनिक की शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाया। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम के इस नीति के कारण बिस्मार्का ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो है कहता है 15 की लौह एवं रक्त की नीति क्या है? तो आंसर जानते हैं। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्का ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। चलिए देखते हैं हमारा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इटली के एकीकरण के बाधक तत्वों का वर्णन करें। तो भौगोलिक समस्या सबसे बड़ी बाधा थी। इसके अलावा कई अन्य समस्या थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस का विदेशी प्रभुत्व एवं हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया इटली के स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु था। रोम के राज्य इटली के मध्य में स्थित था, जहां पोप का प्रभाव था। पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण इटली के एकीकरण पोप के नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हो, न कि शासन के नेतृत्व में। राजनीतिक विषमता आर्थिक कारण से और भी यह उग्र हो गया था, क्योंकि दक्षिण इटली अविकसित और ग्रामीण था तथा उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक था। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कसूत के योगदान का वर्णन करें। तो देखिए राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव हंगरी पर पड़ा। यह ऑस्ट्रिया के अधीन था। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कसूत तथा फ्रांसीसी डिक ने किया। कसूत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसे वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कसूत ऑस्ट्रिया अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव किया, मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रिया की जनता पर पड़ा। 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की बातें मान ली। हंगरी को स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार किया। इसमें केवल हंगरी के सदस्य सम्मिलित किए गए। हंगरी में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के कारणों का वर्णन करें। तो चार्ल्स दशम एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांसीसी राष्ट्रीय तथा जनतांत्रिक भावना को दबा दिया। उसने संवैधानिक लोकतंत्र के राह में कई गतिरोध उत्पन्न किया। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिनिक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिनिक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा इन्हें विशेषाधिकार प्रदान किया। पोलिनिक के इस कार्य से प्रतिनिधिक सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया। चार्ल्स दशम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो
तो दोस्तों, ये था आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे थे। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर वर्ग 10 का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न था जो अभी आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।